मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन पराक्रम कहे, कारगिल विजय दिवस कहे, आज एक शहीद की मूर्ति के सामने हम लोग खड़े हैं और गणेश गुजियाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, मनोज रावत जी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल बड़ा है गुजियाल साहब, 25 सालों बाद फिर आंखों में आंसू हैं। हाँ, निश्चित रूप में जिस प्रकार का वर्णन आज यहाँ पर शहीद बरतवाल जी के गांव में, यहाँ करमेंद्र बरतवाल जी के गांव में जिस प्रकार के बचपन के वर्णन और उनके बहनों का रुदन, उनकी पत्नी का रुदन, उनके भाइयों की पीड़ा, तमाम लोगों का उनके साथ बिताया हुआ क्षण जो इस प्रकार से लोगों ने याद किया तो माहौल भावुक हो ही जाता है। निश्चित रूप में माहौल भावुक है, लेकिन फिर भी हमें और इस पूरे क्षेत्र को इस बात का गर्व है कि उनके बेटे ने देश की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और देश की रक्षा की। आज यहाँ पर मनोज रावत जी ने पूर्व में विधायक रहते हुए अपनी विधायक निधि से जो ये उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की, ये स्मारक के रूप में यहाँ पर ये स्थापना की, निश्चित रूप में ये अनुकरणीय कार्य है और सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं, शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम सब इस कार्यक्रम में शरीक हुए, शामिल हुए। हमारा भी ये सौभाग्य कि हम भी शहीद के सामने नतमस्तक हुए। गुजियाल जी, सवाल बड़ा है, सरकार तमाम रही है, 25 साल बीत चुके हैं और सैनिक प्रदेश उत्तराखंड को कहा जाता है, अब जाकर के मूर्ति पे मालाएं चढ़ रही हैं। ऐसा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो जब कोई काबिल व्यक्ति किसी पद पर आता है तो तभी ये काम होता है। काबिल व्यक्ति मनोज रावत जी इस पद पर आए, उसके बाद ये काम हुआ, उन्हें इस बात पर ध्यान गया कि ये होना चाहिए, इसलिए ये बात हुई। आज इस गांव में तमाम लोगों ने ये मांग की कि भाई इस जो सड़क से हम यहाँ तक आए हैं उस सड़क का नाम शहीद के नाम पर होना चाहिए। अभी हम लोगों ने तत्काल यहाँ पर कमिश्नर गढ़वाल से बात की, क्योंकि डीएम रुद्रप्रयाग के डीएम कमिश्नर की बैठक में गए हैं तो वो लोग साथी थे, तो ये बात कही अभी उनसे कि भाई आप इस पर ध्यान दें, तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप में इस पर ध्यान देते हैं भाई मनोज रावत। और यहाँ पर एक भाजपा के हमारे और साथी मौजूद हैं, पंकज भट्ट जी, ये उनका भी गांव है, तो उन्होंने भी इस बात को कहा है। राजनीति से ऊपर उठकर हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम उस शहीद परिवार की भावना के अनुरूप और इस गांव की भावना के अनुरूप इस कार्य को करें और उसमें हम लोग आज ही से लग गए हैं। तो ठीक है, ये स्मारक ये अब बनना होगा, मनोज रावत जी का उसमें अंशदान, उनका जो योगदान है वो इसमें होना होगा, ये परमेश्वर को मंजूर होगा, इसलिए अब हुआ। मनोज रावत जी यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक। रावत साहब न जाने कितने समय मौजूद हैं और तल्ला नागपुर क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं, किसी कार्यक्रम में जा रखे थे। आप देख भी रहे होंगे काफी पसीना पसीना भी हो रखे हैं। गुजियाल साहब, केदार प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो कि प्राकृतिक कारणों के चलते रद्द हो गई थी, वो कल से प्रारंभ होने जा रही है और भाजपा भी बड़े तंज कस रही है यात्रा को लेकर के कांग्रेस पे। बीजेपी और क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो काम करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे हैं। हम प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री जी से एक गलती हो गई, भूल हो गई, वो दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना के लिए वहां पर हाजिर हो गए, चले गए, उनके हाथ से वहां पर शिलान्यास हुआ। बाद में उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और मैंने कहा कि उन्होंने जो है उस ट्रस्ट से बात की होगी और आज ये निर्णय हो गया कि भाई वो वहाँ पर वो मंदिर और धाम नहीं बनेगा, लेकिन आज तक भी वो शिला वापस नहीं आई। तो जिनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो शिला को वापस लाएं, जिनके ऊपर दारोमदार है कि वो उस धाम केदारनाथ धाम के नाम पर एकत्रित धन को बद्री केदार मंदिर समिति को ट्रांसफर कर दें, जिनके ऊपर दारोमदार हो कि वो केदारनाथ धाम की भूमि को केदारनाथ ट्रस्ट को दे दें, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट को दे दें, जिनके ऊपर ये दारोमदार हो और वो उस काम को न कर पा रहे हों, तो उनके हाथ में एक ही काम बचता है कि वो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करें, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके हमारे खिलाफ बयानबाजी करें। वो किस लिए बयानबाजी कर रहे हैं? क्या है बयानबाजी का आधार? सत्ता उनके पास है, शक्ति उनके पास है, सामर्थ्य उनके पास है। हम तो निवेदन कर रहे हैं और हम एक निवेदन के साथ केदारनाथ जा रहे हैं और वो भी बात उनको नहीं पच रही है। तो यहाँ की जनता सब समझती है और खास करके केदारनाथ की जनता सब समझती है
इस यात्रा के सीजन में जिस प्रकार से हमारे होटल चलाने वाले भाई, छोटे छोटे ढाबे चलाने वाले भाई, छोटी छोटी चाय की दुकानें चलाने वाले भाई जिस प्रकार से यात्रियों के लिए मोहताज रहे और यात्रा को तितर बितर कर दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन कंपनी है जिनके हाथ में रजिस्ट्रेशन का काम दिया गया? कौन कंपनी है वो? कहाँ की कंपनी हो? मैं पूछना चाहता हूं उस कंपनी के ऊपर किसका कंट्रोल था? किसने रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिए? किसने रजिस्ट्रेशन बंद किए? क्यों यात्रा जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई? हम तमाम तरह से हमारे युवा साथियों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्वरोजगार करिए, आप जो है होम स्टे बनाइए, आप जो है होटल बनाइए, प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद उनको ग्राहकों को हम अगर रास्ता बंद कर दें तो कैसे उनके कारोबार कैसे चलेंगे? तो ये केदारनाथ की जनता नहीं भूली है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किसी भी रूप में हमारे खिलाफ अगर बयानबाजी कर रही है तो ठीक है, ये उनका राजनीतिक धर्म हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो आवाज उठा रही है उस आवाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हित निहित है। जब रोजगार चलेगा तब बीजेपी वालों का भी हित सधेगा और कांग्रेस वालों का भी हित सधेगा, और रोजगार ही बंद हो जाएगा तो सिर्फ क्या सधेगा? दूसरे चरण की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, मानसून काल के पश्चात की यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रशासनिक हो या फिर शासन के दावे हों, सरकार के दावे हों कि यात्रा सुगम है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कोई पैनिक माहौल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पैनिक माहौल बनाने से यात्री भयभीत होते हैं और उसका प्रभाव हमारे यहाँ के व्यापार पर पड़ता है। लेकिन सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे, रात बिरात दिन यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। यात्रियों को एडवाइजरी समय समय पर ये जारी हो कि वो कहाँ पर जाकर रुकें, कहाँ पर अगला 2-4 घंटा, 2-4 घंटे या 12 घंटे अगला मौसम क्या होगा। इस प्रकार की एडवाइजरी का सिस्टम प्रत्येक जगह पर होना चाहिए। खासकर जो हमारे यात्रा लाइन के मुख्य पड़ाव हैं उन पड़ावों पर यह व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस को ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस को यात्रा लाइन पर पुलिस को विशेष रूप से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो तत्पर दिखें, यात्रियों के सहायता के लिए हर जगह तत्पर दिखें, सुस्ती न लगे उनमें, सुस्ती न दिखे उनमें। कोई यात्री अगर कोई शिकायत के साथ वहां जा रहा है, किसी अपेक्षा के साथ उनके पास जा रहा है, तो वो उस अपेक्षा पर खरे उतरें, ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, इससे माहौल खराब होता है, लेकिन सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में जो रामबाड़ा लिंचौनी की तरफ अतिवृष्टि के कारण पूरा यात्रा डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी नुकसान भी वहाँ पे हुआ है, उसका आकलन संभवतः सरकारी मशीनरी ने किया होगा। तकरीबन 9 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया गया है। अगर केदार घाटी के वासिंदों को पूछा जाए तो वो कह रहे हैं कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है। मैं भी ये मानता हूँ कि ये ऊँट के मुंह में जीरा है। एक तरफ तो इस समय के केंद्रीय बजट में जो भारत सरकार का बजट है उसकी वाहवाही की गई हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यहाँ की सरकार के, हमारी सरकार के द्वारा वाहवाही की गई कि साहब आपदा के मद में तो बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। तो वो वृद्धि का फायदा हमारे नागरिकों को मिले ना, वो वृद्धि का फायदा सिर्फ यहाँ तक सीमित हो जाता है कि गैरसैंण में जाके और एक दिन का सत्र चलाकर जो मंत्रीगण हैं, माननीय गण हैं, उनका इजाफा कर दिया जाए और आपदा में जो लोग परेशान हैं उनको कुछ न मिले। क्या इससे हो जाता है? तो जो वृद्धि की गई है, जिसका ढिंडोरा पीटा गया, उसका फायदा हमारे लोगों को मिले। एक बात और है, सरकार देखिए, कोई भी आपदा कोई सरकार नहीं लाती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपदा को ये सरकार लाई, कोई भी सरकार कोई आपदा नहीं लाती। विजय बहुगुणा जी की सरकार थी तब भी विजय बहुगुणा जी ने नहीं किया था आमंत्रित आपदा को। आपदाएं आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो राहत के कार्य हैं, उन राहत के कार्यों को सलीके से करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो अभी जो आपदा आई, उस आपदा के बाद मैंने ये देखा, हम उस दिन वहीं थे, व्यक्ति जा रहा है कि भाई मेरे साथ 9 लोग थे, मैं अकेला बचा हूं, मेरे सामने 8 आदमी बह गए, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। FIR दर्ज कर पुलिस में मैं भी उस थाने, उस चौकी में गया, रावत जी मेरे साथ थे उस दिन, और भी हमारे कांग्रेस के साथी हमारे साथ थे, तो उनकी FIR ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति, क्या बहादुर नाम था उसका, कुछ बहादुर बल बहादुर या ऐसा कुछ नाम बताया उन्होंने अपना, कि मेरा भतीजा के कौन रिश्तेदार और एक दूसरा कोई 2 लोग मेरे साथ के बह गए। हम उसको ले गए कि भाई इसका वो करो, FIR वगैरह इनकी दर्ज करो। आखिरी में मैंने पुलिस वालों से ये कहा, पुलिस के विभाग से ये कहा कि भाई आप
पूरी तहकीकात करके दर्ज करना है एफआईआर। लेकिन इनकी एप्लीकेशन तो ले लो, जो एक रिपोर्ट होती है कागज में लिख के कि भाई तुम दे दो, नाम वाम लिख के दे दो और हम इसकी तहकीकात करेंगे, वो तो करो, तब जाके वो व्यवस्था बन पाई। और मुझे पता लगा है कि आज तक भी वो पूरी तरह से ये आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए कि कितने लोग थे, क्या थे। बस वो जो एप्लीकेशन रखी हुई हैं वो जस की तस पड़ी हुई हैं, कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, कोई उनकी सर्च नहीं हो रही है, कोई उनकी खोज खबर नहीं हो रही है। तो ये ऐसी स्थिति है। इस स्थिति से सरकार को ऊपर उठना पड़ेगा ताकि यात्रियों की और पूरे देश की का हम पर विश्वास बना रहे। गोदियाल साहब, मानसून सत्र के दौरान जब वेतन भत्ते बढ़ने की बात हुई थी, चाहे मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, पूर्व विधायक हो, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी आई थी कांग्रेस की तरफ से। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे उनकी भी तो मौन सहमति थी। देखिए, मेरी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं थी, ये मेरी निजी प्रतिक्रिया है और मेरे विवेक ने मुझे ये कहने पर प्रोत्साहित किया। अंदर से मेरे मन को ये हुआ कि मैं ये कहूँ कि भाई ये ठीक नहीं है। जिस प्रदेश में 5,000 की आर्थिक सहायता देने के लिए हमारे राजस्व विभाग पर सहन न हो रहा हो, जिस प्रदेश में कर्ज की किस्त चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो, ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो, उस प्रदेश में 1.25 लाख रुपए का इजाफा गले नहीं उतरता है और आम लोगों को चिढ़ाने वाली बात है। जो लोग 6-6 हज़ार में जल संस्थान में ठेकेदारों के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं उनको चिढ़ाने वाली बात है। संविदा पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको चिढ़ाने वाली बात है। उपनल के तहत 20-25 हज़ार लोग वर्षों से अपने परमानेंट होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको चिढ़ाने वाली बात है। तो मुझे ये ठीक नहीं लगा, इसलिए ये कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैंने अपनी ओर से ये बात कही और जो मैंने कहा है उसके लिए मैं स्वयं जवाबदार हूँ, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा। नहीं, गणेश गोदियाल जी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी तो हैं, मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष भी तो हैं, फिर निजी कैसे मान सकते हैं? नहीं, ठीक है। ऐसा है कि आपको याद होगा जब गुजरात में दंगे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि भाई राजधर्म का निर्वहन होना चाहिए। तो ये बात शायद उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के लिए कही थी। अब उन्होंने राजधर्म का निर्वहन किया न किया है ये तो आप लोग विवेचना करें। उसी प्रकार इसको भी ले सकते हैं आप। मैंने एक बात कही, मैंने अपनी कैपेसिटी में कही। उसके बाद कई लोगों ने, बीजेपी के एक पूर्व विधायक हैं फरत्याल जी, उनका भी बयान आया कि मैं भी अपने जो बढ़ा हुआ जो ये है उससे कुछ सामाजिक कार्य करूँगा, ये कहा उन्होंने। हमारे अभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं बद्रीनाथ के, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं जो है अगले 6 महीने तक नहीं लूँगा। तो ये सब बातें हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक परिणाम है। मैंने निजी कैपेसिटी में कहा, लेकिन उसके कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। गोदियाल जी, उपचुनाव सामने हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है केदारनाथ विधानसभा को लेकर के। हालांकि पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर चर्चाओं की मैं बात सुनूं, राजनीतिक जो चर्चाएं हैं उनकी बात सुनूं, कहीं ना कहीं आपका नाम भी जुड़ रहा है केदारनाथ से। मैं कई बार मना कर चुका हूँ कि मेरा नाम इस रूप में जुड़ रहा है कि लोगों को ये विश्वास है कि गणेश गोदियाल यहाँ पर प्रचार के लिए आएंगे और यहाँ प्रचार करेंगे और प्रचार मैं निश्चित रूप में करूंगा। इस रूप में मेरा नाम जुड़ रहा है। जहाँ तक जो आपका प्रश्न है, शायद आपकी मंशा ये है कि चुनाव लड़ने से, मैं कई बार इसको बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि ये मेरा हक है ही नहीं, ये यहाँ के जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं उनका हक है। तो और मैं एक बात और कह चुका हूँ, आपके चैनल पे दोबारा कह देता हूँ कि भाई मैं तो इसमें सहज महसूस कर रहा हूँ कि मैं भले विधायक नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी अन्य से कम जो विपक्ष में करना चाहिए, किसी अन्य से कम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा कर पा रहा हूँ। तो मैं मेरे कर्म से संतुष्ट हूँ, मैं समाज के लिए जो किया जाना चाहिए उससे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं मानता हूँ कि केदारनाथ, मैंने पहले भी कहा कि केदारनाथ के मुद्दों की जानकारी मेरे से ज्यादा अधिक यहाँ के लोकल कार्यकर्ता को होगी निश्चित रूप में। तो वो यहाँ का हितैषी ज्यादा हो सकता है बजाय मेरे, इसलिए मेरा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लोग टिकट मांग रहे हैं और ये पार्टी का अधिकार है कि पार्टी किसको टिकट देती है। भाई मनोज रावत जी पूर्व में विधायक रहे, उनकी भी इस इलाके में अच्छी ख्याति है, वो भी टिकट के दावेदार हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे दूसरे साथी लोग हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, टिकट मांगना सभी कार्यकर्ताओं का हक है, अधिकार है, वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन मेरा पूरा यकीन के साथ इस बात को मैं आपके चैनल पे कह सकता हूँ कि
जिस एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा सब लोग उसके लिए काम करेंगे। गोजाल जी, आपको नहीं लगता है कि भाजपा संगठन हो या सरकार हो, पूरी केदारनाथ विधानसभा को एक दुर्ग बना दिया गया है, किलेबंदी कर दी गई है? क्या इतना डर है? आपने स्वयं कह दिया, प्रश्न भी आपका है, जवाब भी आप ही का है। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 कैबिनेट मंत्री डेरा डाले हुए हैं, संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो डेरा डाले हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को कि आपने जो 5 मंत्रियों को यहाँ के डिवीजन करके, विधानसभा के डिवीजन करके और 5 मंत्रियों को अलग अलग डिवीजन का प्रभारी बनाया, आप विकास के लिए इस तरह के डिवीजन करके उन मंत्रियों को यहाँ के विकास का कार्य सौंपते। अभी मैं जिस गांव से आ रहा हूं, इस गांव में कारगिल की लड़ाई में एक हमारा बेटा शहीद हुआ, करमेंद्र सिंह बरतवाल नाम है उनका, अभी वहीं से हमारे। उस गांव के उस शहीद की पत्नी कह रही है कि भाई आधा किलोमीटर की सड़क के लिए हमने कितनी बार कहा और इस सड़क का नामकरण उस शहीद के नाम पर करने के लिए कितनी बार कहा। मैंने अभी आप ही लोगों के सामने कमिश्नर गढ़वाल से बात की, क्योंकि डीएम उनकी मीटिंग में अभी बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे बात की। पर सवाल यह है कि इसके लिए करें ना वो डिवीजन इस विधानसभा क्षेत्र का, वो तो अभी प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपने प्रचार के लिए आ रहे हैं। और जो सिर्फ प्रचार के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर 5 मंत्रियों की ड्यूटी यहाँ लगा रहे हैं, सिर्फ अपने प्रचार के लिए, और विकास पर जिनका ध्यान न हो, लोगों के रोजगार पर जिनका ध्यान न हो, लोगों की दिक्कतों पर जिनका ध्यान न हो, ऐसे लोग अगर सिर्फ प्रचार के लिए आएंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे। तो ये 5 लगाएं 50 लगाएं, ये औंधे मुंह। आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पिछड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है। जिस तरीके से प्रचार अभियान भाजपा का शुरू हो चुका है, देखिए वो प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, हम उनकी पोल खोलते जा रहे हैं पीछे से। आज हम कहाँ हैं? हम भी तो केदारनाथ विधानसभा में हैं। और आपको मेरा कार्यक्रम पता होगा कि अगले 15 तारीख तक हम लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में, इससे पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र में हम आए, तो हम उनसे कहीं, ये उनके खौफ का ही परिणाम तो है कि जो इतने माइक्रो लेवल पे वो प्रचार की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके खौफ का परिणाम है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम तो निहत्थे लोग हैं, हमारे पास न तो हथियार हैं न संसाधन हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्हें खौफ है तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में एक खौफ भी होना चाहिए, क्योंकि इस खौफ से भी हो सकता है उन्हें सद्बुद्धि आए और इस खौफ से वो कुछ अच्छा काम करें। ये खौफ ही तो था कि जो दिल्ली में बन रहा केदारनाथ धाम बंद हो गया बनना, ये खौफ ही तो था। किसका खौफ था? हम ही लोगों का तो खौफ था, यहाँ के मतदाताओं का खौफ था, क्योंकि यहाँ चुनाव होना है। ये खौफ है और खौफ होना चाहिए। प्रत्याशी चयन को लेकर रस्साकसी दोनों दलों में बराबर चल रही है। हर जगह जो प्रत्याशी हैं वो अपना दावा पार्टी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। क्या लग रहा है, तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, नहीं, मेरा ये मानना है कि दोनों दलों में ये प्रोसेस चल रहा होगा। ये प्रोसेस ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जब कहीं चुनाव होना होता है तो सभी लोग इसमें कोशिश करते हैं। हर दल के अंदर जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समझते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ने के लायक हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस प्रतिस्पर्धा में वो प्रतिभाग करते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने के बाद निर्णय एक पर होता है, उसके लिए अपने अपने दलों के द्वारा सब काम करते हैं। बीजेपी अपनी तरह से कर रही होगी, हम लोग अपनी तरह से कर रहे हो। कब तक ये फाइनल हो जाएगा? मुझे लगता है कि जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करेगा, उसके साथ ही प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी और फिर उसके कुछ दिनों के अंदर ये चीज फाइनल हो जाएगी। मंगलौर बद्रीनाथ के बाद क्या हैट्रिक की स्थिति में दिख रही है कांग्रेस? निश्चित रूप में बाबा केदार का आशीर्वाद हमारे साथ है और बाबा केदार की गणेश गोदियाल ने भी बहुत लंबे समय तक बहुत ही पवित्र मन से सेवा की। मैं उसको साक्षी मानकर इस बात को कह सकता हूं कि उस परम शक्ति के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन निश्चित रूप में हैट्रिक कांग्रेस पूरा करें। धन्यवाद। गोदियाल साहब हमारे साथ इस समय मौजूद थे। तल्ला नागपुर क्षेत्र में हम इस समय हैं और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर की